ठीक है। लास्ट क्लास में क्या सिखाया था आपको? फंक्शन। तो बहुत बच्चे आए नहीं थे और घर जाके वीडियो देख लिया होगा आप लोगों ने। तो वीडियो भी नहीं खुला होगा, खुल गया था वीडियो तो खुल गया होगा। चलो कोई बात नहीं। तो फंक्शन पढ़ाया था, तो एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं कि ए एंड बी be two non-empty sets, then a function f from set A to set B is a rule which associates each elements of A to a unique elements of B। तो कल मैंने इसको बताया था कि जो फंक्शन होता है आपके पास में, कि जैसे कि आप इनपुट डालेंगे तो कुछ आउटपुट मिलते हैं। तो उसमें ये कंडीशन थी कि यदि तुम्हारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं, एवरी एलिमेंट को आप फंक्शन में रखेंगे और उसकी कोई यूनिक क्या आएगी, इमेज आएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे तुम्हारे पास में सेट ए है तो उसके एवरी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए सेट बी के अंदर, और जो इमेज होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, यूनिक। यूनिक का मीनिंग यहाँ पर ये हो गया कि उसकी जो इमेज है वो दो इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास में 1 है तो उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, यदि 2 है तो उसकी भी तुम्हारे पास में एक ही इमेज होनी चाहिए, किसी की भी दो इमेज नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? फंक्शन। तो फंक्शन तुम्हारे पास में यही आपको लिखा हुआ था कि सेट ए है, ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनको आप फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, उनकी क्या आएगी, यूनिक इमेज आएगी सेट बी के अंदर। कहने का मतलब ये है कि जो सेट बी जो है उसका जो एलिमेंट होगा वो क्या है, उसके अंदर सेट ए की क्या है, इमेज है। और यदि सेट ए की बात करें तो सेट जो ए है वो बी के लिए क्या बन गया, इनपुट बन गया। सेट बी क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो दिस मीन्स आप यदि इनपुट डालेंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। बात क्लियर है ना? तो अब आगे समझेंगे आप। नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास वह फंक्शन इज ए रिलेशन बिटवीन, ये मैंने बताया होगा आपको, ये सब एक ही बात है। ये भी मैंने आपको बताए थे। ग्राफिकली हम बात करते हैं फंक्शन की, तो ग्राफ मैंने आपको बताया था कि यदि आप कौन सी एक्सिस के आप पैरेलल ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के आप एक लाइन क्या करेंगे, पैरेलल ड्रॉ करेंगे, और यदि वो किसी भी कर्व को एट मोस्ट वन पॉइंट पर यदि इंटरसेक्ट करती है तो दिस मींस वो फंक्शन होगा। यदि इससे ज्यादा करती है तो वो फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, ग्राफिकली बताया था आपको। क्लासिफिकेशन आपको बताए थे कि दिस मींस इसको क्लासिफिकेशन के अंदर हम फंक्शन को ऐसे करते हैं कि एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो वैसे तो हम जैसे कि तुम्हारे पास में ये जो मॉडुलस है, सिग्नम फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लीस्ट इंटीजर है और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, वैसे तो इनको हम पीस वाइज बोलते हैं। तो दिस मींस एल्जेब्रिक के अंदर मोनोनोमियल, पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, आइडेंटिटी, रेशनल, रेशनल, यहाँ तक हम करते हैं। फिर भी हमने इनको जो है क्लासिफिकेशन जो हमने किया है, इनको दो तरीके से हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। कि जैसे कि तुम्हारे पास में बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल के बेस पे भी किया हुआ है हमने, फंक्शन के व्यवहार पे भी हमने किया हुआ है, जिसमें रिलेशन के टाइप पे भी, मतलब जैसे रिलेशन के हिसाब से भी हमने उसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है, आउटपुट के अकॉर्डिंग भी हमने उसको किया हुआ है यहाँ पर, और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ये अभी आपने नहीं पढ़ा है, इसके बेसिस पे भी हमने इसको किया हुआ है। और एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज, और जो एल्जेब्रा की जो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसपे आज हम काम करेंगे उस पर भी हमने किया हुआ है। सिमेट्रिक एंड बेवियर्स और स्पेशल फंक्शंस बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ द एक्सटेंशन। तो ये इसके तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। मतलब फंक्शन एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। यदि आप इसको ढंग से पढ़ें तो लगभग मेरे हिसाब से 50 घंटे आपको ढंग से लग जाएंगे, 50 घंटे, 50 आवर्स, ठीक है, यदि आप इसको लिख के पढ़ेंगे। लेकिन इसको पूरा मैंने इस तरीके से काम कर दिया कि जो 50 घंटे का जो काम है वो हमारा 10-12 घंटे में खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब पूरा आपको लिखा हुआ है। जो लिखने में हमारा टाइम खर्च होगा वो बच जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होते हैं जो आज का जो टॉपिक है, कि आज हम जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे एल्जेब्रिक फंक्शंस। व्हाट इज द एल्जेब्रिक फंक्शंस का? आप हेडिंग डालेंगे और जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको आप नोट डाउन करते चलेंगे, साथ ही साथ में जितना भी आप लिख सकते हैं। तो एल्जेब्रिक जो फंक्शंस है वो क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शंस कंसिस्टेंट ऑफ द फाइनाइट, अच्छा फाइनाइट रह गया इसके अंदर, नंबर ऑफ द टर्म्स लिख लेना इसमें कुछ टॉपिक, इसमें यहाँ पर फाइनाइट रह गया,
involving powers, roots of the variables x and the operations addition, subtraction, multiplications and divisions। आप समझ गए होंगे कि अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा में क्या क्या होता है। देखिए अलजेब्रा में क्या क्या लिखा हुआ उसने, तो उसने अलजेब्रा के अंदर लिखा हुआ है कि आप जो है क्या क्या कर सकते हैं। तुम्हारे पास कोई वेरिएबल होगा, तो मान लीजिए वेरिएबल एक्स का है अपने पास में, इस वेरिएबल में हमने एक तो पावर्स आ गया, रूट्स आ गया, और इसके अंदर जो ऑपरेशन यूज होते हैं वो तुम्हारे पास क्या हो गई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स। ठीक है, बस ये अलजेब्रा जो है वो क्या है, अलजेब्रा में क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, तो एक एक फंक्शन पढ़ते हुए जाएंगे। यहां तक लिखिए, समझ में बात आ गई। अलजेब्रिक में क्या ऑपरेशंस यूज होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, ये सब किसमें यूज होते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं इसकी। वैसे भी पावर में भी सकता है, जैसे कि x की पावर 10, उसमें लिखा हुआ ना कि कोई वेरिएबल आपने ले लिया x, उस वेरिएबल की पावर क्या हो गई, या तो रूट हो गई या क्या हो जाएगी, मतलब तो रूट्स हो सकता है या क्या हो सकता है, पावर्स हो सकती है। एक बात तो ये हो गई। उनको फिर आप क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं और सब्ट्रैक्शंस कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, डिविजन्स कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक ले लिया x की पावर 5, ये ले लिया, ये आपने मान लीजिए ले लिया रूट x, ये ले लिया, आपने इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशंस। आप इनको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन। आप इनको क्या कर सकते हैं, अच्छा आंसर आ नहीं आना वो गलत बात है, मतलब यूज क्या कर सकते हैं, ये क्या हो सकता है यहाँ पर, एडिशन। तो ये तो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मतलब ये ऑपरेशन यूज होते हैं। मतलब इसकी बात करें तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर अलजेब्रा के अंदर क्या क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है और क्या आ रहा है, डिवीजन आ रहा है, क्या आ रहा है, पावर आ रही है और क्या आ रहा है, रूट्स आ रहा है। बात क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ गया सबकी में। अब यहाँ पर एक एक पॉइंट आप आगे पढ़ते हुए चलेंगे। अच्छा एक बात और है, जैसे इसको हम टिक करते हैं तो पूरा डेटा उड़ जाता है, इसलिए लिखने में कभी भी गलती ना करें, फिर आपको जाके सीधे में तो वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर टाइम खराब होगा आपका। और मैंने कहता कि आप जाके वीडियो देखें, क्योंकि आंखों में कमी आ जाती है वीडियो देखने से, क्योंकि आप 10 मिनट तो मेरी वीडियो देखेंगे, 2 घंटे आप फिल्म देखेंगे, पेरेंट्स समझेंगे कि बच्चा जो है पढ़ रहा है। आ जाओ, एक फंक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है मोनोमियल फंक्शन। अच्छा मोनो का मतलब होता है एक, क्या होता है, एक, मतलब जिसके अंदर केवल एक टर्म हो। जैसे कि मान लीजिए f ऑफ x कोई फंक्शन है, तो दिस मीन्स तुम्हारे पास में 5x की पावर 4 ये हो गया। अच्छा यहाँ पर कहना जी k इज कांस्टेंट, उसने बोला हुआ है, हमने लिख ही दिया पहले से, लिखने की जरूरत नहीं है कि उसने बोला कि जो f ऑफ x है ना वो इस तरह की फॉर्म में आएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू k x की पावर कितना है, n है क्या, n है, ठीक है। अच्छा k तुम्हारे पास में कौन है, k तो उसने बोल दिया कि कांस्टेंट है, और तुम्हारे पास में n किसको बिलोंग करता है, होल नंबर को। बात समझ में आ गई। तो n बिलोंग्स टू होल नंबर। अब यहां पर समझना ध्यान से, ये तुम्हारे पास में होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पावर क्या नहीं हो सकती है, 1/2 नहीं हो सकती, इसकी पावर 1/3 नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है ना, कि अपने पास में क्या होगा, होल नंबर होगा। तो होल नंबर या होल नंबर जो भी आप बोलते हैं, तो ये आपको समझ लेना है। अब इसके बाद में आएगा पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, मोनोनोमियल का मतलब कितना होता है, 1, तो पोली का मतलब होता है मेनी। इसका मतलब उसके अंदर जो टर्म होंगे वो कितने होंगे, एक से ज्यादा होंगे। तो एक से ज्यादा टर्म होंगे तो अब तुम लिख सकते हो उसको, ये आ गया तुम्हारे पास पोलिनोमियल।
अब लिखवाओ जी पॉलिनोमियल क्या कह रहा है। एनी फंक्शन विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ several monomials is called a polynomial whose domain and codomain both is the set of real numbers। पहली बात तो रियल नंबर का काम कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो काम कर रहा है हमारे पास में, जो हम करेंगे कोई फंक्शन अपने पास में है, वो हमें क्या दे रहा है कि एक तो एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, किसका हो सकता है, मोनोमियल्स अपने पास में है। यदि उनको हम एडिशन में सब्ट्रैक्शन में लिखें तो अपने को क्या मिल जाएगा, पॉलिनोमियल मिल जाएगा, इतनी सी बात है। अब पॉलिनोमियल का मतलब तुम आप समझ लो। यहाँ पर यदि मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है, अब इसको थोड़ा समझना है, इस पर थोड़ा सा काम करना है कि अब यहाँ पर ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस के टू प्लस ए थ्री एक्स की पावर एन माइनस के थ्री। सही है क्या, सही है। एंड सो ऑन, लास्ट में तुम्हारे पास आ गया जी ए एन एक्स की पावर जी। ये थोड़ा एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, यहां से थोड़ा समझ में आ जाएगा आपकी। पॉलिनोमियल पर बहुत काम करना पड़ता है, छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं कई बार, इस बात को समझना है। देखिए ये तुम्हारे पास में एक फंक्शन हमने लिखा हुआ है, आप बताओ कि यहां पर x की पावर कितनी है, x की पावर कितनी है। अच्छा यहां पर एक बात हम लिख देते हैं कि जो a नॉट जो है, जो a नॉट जो है, a1 जो है, a2 जो है और जो an है, ये सब कौन है, आर कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले तो इसमें कोई रियल नंबर हो गया, क्योंकि रियल पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखो, तो यहां पर जो वेरिएबल है वो कौन है बेटा, x। और अलजेब्रा की एक प्रॉपर्टी कहती है, फंडामेंटल ऑफ द अलजेब्रा, यदि किसी पॉलिनोमियल की यदि n डिग्री है तो उसके कितने रूट्स आते हैं, n रूट्स आते हैं। यदि हमें जरूरत पड़ेगी तो आगे जब हम रूट्स निकालेंगे तो ये बात ध्यान रखनी है अपने को। तो ये बताओ कि तुम्हारे पास ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, n डिग्री का, देख लिया। अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, मुझे आपको बताना है कि कौन कौन सी डिग्री के पॉलिनोमियल हैं। तो मैं इसको जो है लिखता हूं, बताओ कौन बताएगा भाई। सबसे पहले f ऑफ x इज इक्वल टू में 3x5 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 5। ये अपने पास में एक f ऑफ x फंक्शन है। बताओ तो इसकी डिग्री कितनी है, बोलो कितनी डिग्री है इसकी, 5 डिग्री है। कितनी डिग्री है, 5। तो ये तुम्हारे पास 5 डिग्री हो गई। अब समझ में तुम्हारी में आ गई होगी। अब मुझे बताना कि यदि f ऑफ x है, ये 4x प्लस के 6 है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 1। बिल्कुल ये भी सही है आपका। तो इसका मतलब आपसे तो ये आते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू, ये तुम्हारे पास 5 है, इसकी डिग्री कितनी है, 0। और तुम्हारे पास में f ऑफ x है इज इक्वल टू 0 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, अब बताओ। अच्छा यदि आपने बोला कि इसकी डिग्री कितनी है, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब मेरी बात सुन लेना है, इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, 0 है ना, इसका मतलब कोई भी वहां पर टर्म नहीं है। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब हो जाएगा अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा इसका मतलब, इसके बारे में हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अच्छा कोई इंटेलिजेंट बच्चा ऐसे कर सकता है कि 0 इंटू में एक्स की पावर 0, तो इसलिए वहां पर हम पहले लिख देते हैं कि भैया इसको हम क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। यदि तुम्हारे पास कोई कांस्टेंट है तो उसमें फंक्शन में जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लीनियर है तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 1। और क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। अब क्यूबिक कितनी डिग्री हो जाएगी, 3। बाई क्वाड्रेटिक कितनी हो जाएगी, 4। तो ये सब क्या है, पॉलिनोमियल। चलो लिख लिया अब तक समझे। नेक्स्ट भाई बता देना यदि आपका नहीं लिखा हुआ है ना, तो क्योंकि डेटा तुरंत उठता है यहां से।
नेक्स्ट आ जाओ, देखो इसको फटाफट जल्दी से कि रेशनल फंक्शन क्या होता है। तो रेशनल फंक्शंस क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रेशनल तो आप बताइए, आपको जो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ऐसे पढ़ा था ना आपने, रेशनल नंबर पढ़े थे। तो यहाँ पर केवल क्या है, यहाँ पर P ऑफ x और Q ऑफ x आ जाएगा। तो उसने लिखा हुआ है कि यहाँ पर, अच्छा इसमें कई जगह पॉइंट जो है रह गए यहाँ, देखो यहाँ पर डिफाइंड में कुछ रह गया है क्या, डिफाइन में क्या रह गया है, आई, थोड़ा सा ये सही कर लेना अपने हिसाब से ना। वैसे उसने क्या किया है, आई लगा हुआ है, दोनों एन और आई जो है बिल्कुल एक जैसे हो गए। तो फंक्शन जो है डिफाइंड बाय द कोशेंट ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉल्ड ए रेशनल फंक्शन। अच्छा जी, वो तुम्हारे पास क्या कह रहा है, दो तुम्हारे पास कैसे फंक्शन होंगे बेटा, बोलते जाओ आप। दो तुमने कैसे फंक्शन ले लिए, पॉलिनोमियल फंक्शन ले लिए, इतनी सी बात आप समझ में आनी चाहिए। यदि आपने पॉलिनोमियल फंक्शन ले लिए हैं तो अब आप यहाँ उनको रेशनल फंक्शन कहेंगे। कब कहेंगे, एक फंक्शन को तो आप लिख दो P ऑफ x और एक को लिख दो आप Q ऑफ x। तो इसको आप P ऑफ x अपॉन में Q ऑफ x लिखेंगे तो ये तुम्हारे पास में हो जाएगा रेशनल फंक्शन। यहां पर तुम्हारे पास में जो नीचे जो तुम्हारे पास फंक्शन है, इसमें जो x की जो वैल्यू है वो इज नॉट इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, 0, क्योंकि वो 0 यदि हो गया अपॉन में तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। मैथमेटिक्स में अपॉन में 0 आना एक अपराध है। तो अब इसके लिखेंगे आप कुछ एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स में आप लिखवा दो 2x की पावर 5 प्लस 4x प्लस 5 अपॉन में x प्लस के 6। ये क्या पॉलिनोमियल इक्वेशंस है, दोनों पॉलिनोमियल है। तो ये क्या रेशनल बनेगा, यस, कौन बोल रहा है यस, ये नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ यदि रियल नंबर पे आप बात कर रहे हैं, आपने कंडीशंस नहीं लिखी हुई है। तो यदि x की वैल्यू आपने कितनी ले ली, -6, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए आपको सोच समझ के लिखना होगा, उसने लिखना पड़ेगा वहां पर कि भैया ये पॉलिनोमियल, सॉरी रेशनल तो है, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी तुम्हारे पास पॉलिनोमियल है, और ये दोनों क्या हो गए, रेशनल बनेंगे जब x की वैल्यू आपको क्या ले लेनी होगी। समझ में आ गया। तो थोड़ा ध्यान देते चलना है आप लोगों को, बाकी का तो ये जी है। अब और लिखते थोड़ा सा। अब बताओ, मान लीजिए आपने लिख दिया x³ प्लस के 2x प्लस के 5 अपॉन में x² माइनस के 2। क्या ये तुम्हारे पास में रेशनल फंक्शन है क्या, ये रेशनल फंक्शन है सेठे, ये रेशनल फंक्शन है। आपको पहचान कैसे करनी है कि पॉलिनोमियल कैसे करनी है, तो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है क्या, है, नीचे वाला है, लेकिन नीचे वाले पे ये चेक करना है जो डिनोमिनेटर के अंदर आया हुआ है, कहीं वो फंक्शन किसी x की ऐसी कोई वैल्यू तो नहीं है जिस पर वो फंक्शन क्या होता हो, नॉट डिफाइंड। तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि x की ही बात करनी है और x तुम्हारे पास में क्या है, यहाँ पर स्क्वायर के अंदर है, और जो वैल्यू स्क्वायर के अंदर होती है उसका आंसर हमेशा कितना होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो इसका आंसर कभी 0 नीचे तो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी तुम्हारे पास में क्या है, एक रेशनल फंक्शन है। हो गया पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, देखिए सबने सेटे समझ में आ रहा तुम्हारी में, ऐसे ही आ रहा है, कुछ समझ में ढंग से आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, पूछ लो फिर, पूछते हैं, आगे आ जाओ। इरेशनल फंक्शन, तो इरेशनल फंक्शन की आप रखेंगे डेफिनेशन। उसने लिखा हुआ है कि देखो सबसे पहले डेफिनेशंस याद होनी जरूरी है, वहीं से हमें पता चलेगा कि उसके बारे में जानकारी वही होगी, मतलब इंट्रोडक्शन कि भैया ये आदमी ऐसा है, इसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान हैं, 1 आंख है,
आंख तो दो ही होती है। ठीक है भाई सेठ, क्या नाम तेरा? ठाकरे। लिख लिया तूने? बहुत जल्दी लिख लिया। तो रेशनल जो फंक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। एल्जेब्रिक फंक्शन ही होते हैं ये भी, और रेशनल फंक्शन उसने और लिख दिया हुआ है, तो वो तो होगा ही क्योंकि एल्जेब्रिक पढ़ रहे हैं। कंटेनिंग वन और मोर रेडिकल्स, या तो एक होगी या एक से ज्यादा होगी, मतलब वन और मोर। नॉन इंटीग्रल रेशनल पावर्स ऑफ एक्स। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, और इस वर्ड को थोड़ा सा आप ध्यान दें कि इस वर्ड के अंदर आपको ये थोड़ा ध्यान से देना है। आपको ये वाला जो रेडिकल्स है ये कई बार मिलेगा आपको, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ाएंगे तो वहां भी ये रेडिकल्स आता है। तो रेडिकल्स का मीनिंग क्या है, इस बात को समझ लेना कि उसने हमने लिख दिया है वहां पर नॉन इंटीग्रल रेशनल पावर्स ऑफ एक्स। बात समझ में आ गई? कैसी है वो? नॉन इंटीग्रल रेशनल पावर्स ऑफ एक्स, एक्स की ऐसी नॉन इंटीग्रल पावर्स जो है उनको बोलते हैं रेडिकल्स, इज कॉल्ड द रेशनल फंक्शन। अब रेशनल फंक्शन के एक दो लिखते हैं एग्जांपल, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई बताएगा? ऐसा कोई स्टूडेंट है कि जो रेशनल नंबर के एक दो बना लो ना, ढेर सारे बन जाएंगे। बनाओ, कोई बना के बताओ क्या बन रहे। भाई कोई बच्चा बताओ ना, रेशनल फंक्शन के एक दो देखो उसने क्या बोला है, एल्जेब्रिक फंक्शंस और रेशनल फंक्शंस यदि कंटेनिंग वन और मोर रेडिकल्स, यदि वो रेडिकल्स में आ जाते हैं, सुनना ध्यान से, तो वो जो फंक्शन है वो कैसा बन जाएगा? रेशनल फंक्शन बन जाएगा। पहले तो इसकी जो डेफिनेशन है ना उसको आप समझेंगे आराम से। भाई पहले क्लियर कर लो कि वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं। जो रेशनल है, जो रेशनल है और जो एल्जेब्रिक है वो तो एक ही बात थी, अभी आपने पढ़ा था। अब उनमें क्या होगा, यदि उनमें कोई ऐसा आ रहा है जो वन और मोर रेडिकल्स, रेडिकल्स का मतलब हो गया जैसे कि अंडर रूट आ गया एक्स, ऐसे आ गया। बात समझ में आ गई ना? बात समझ में आ रही है? अब यहां पर देखो उसने कहा जी इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल रेशनल पावर्स ऑफ एक्स, एक्स की ऐसी पावर होनी चाहिए जो नॉन इंटीग्रल रेशनल हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? रेशनल फंक्शन। एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो रेशनल फंक्शन है वो अपने को बता रहा है कि जैसे कि मान लीजिए हमने ये एफ ऑफ एक्स लिख दिया और मान लीजिए 6 लिख दिया, एफ ऑफ एक्स लिख दिया, तो तुम्हारे पास x प्लस एक्स की पावर 1/3 मार्क्स के 5 लिख दिया। ये सब क्या है? रेशनल फंक्शन। मतलब अभी तक जो तुमने पढ़े थे उनकी जो पावर आ रही थी वो कैसी आ रही थी? एग्जैक्ट पावर आ रही थी। समझ में आ रही है ना? अब देखो फंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों का। वापस चलते हैं, फिर देखना। एल्जेब्रिक पे बात करते हैं,
एल्जेब्रिक से स्टार्ट करते हैं, ये रहा, ये तुम्हारे पास में आ गया एल्जेब्रिक फंक्शंस। उसने क्या बोला जी, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इन्वॉल्विंग पावर ऑफ रूट्स ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ द एक्स, इनमें सब में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है। यहां पर फिर तुम्हारे पास में आया मोनोमियल फंक्शंस। उसने क्या कहा, तुम्हारे पास एक्स की पावर कैसी होगी, एक्स की पावर कैसी होगी, मतलब कोई वोल नंबर हो गया, और उनको हमने क्या कर दिया, यदि ऐसे ज्यादा टर्म ले लिए तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल। अब यदि उसकी पावर को हम कैसे कर दें, उसकी पावर को हम कैसे कर दें, उसकी पावर को 1/2, 1/3, 1/4 ऐसा कुछ ले लें तो तुम्हारे पास वो क्या बन जाएगा, रैशनल बन जाएगा। किसी बात है, नहीं आया दिमाग में अभी भी? आगे भाई, पावर जब तुम एग्जैक्ट ले रहे हो तो टेंशन ही नहीं है। जब पावर तुमने कैसी ले ली, नॉन इंटीग्रल रेशनल यदि पावर ले ली आपने तो कैसी बन जाएगी, तो रैशनल बन जाएगा। और लिख लो एक दो एग्जांपल। तो ये तुम्हारे पास और लिख लो, f ऑफ x इज इक्वल टू x का क्यूब मान के अंडर रूट में x अपॉन में 1 प्लस x की पावर 1/4। समझ में आ गया? तो रैशनल फंक्शन समझ में आ गया? हो गया पॉइंट क्लियर भैया? अब बता सेट होता है, एक एग्जांपल दे सेट है रैशनल फंक्शन का। x प्लस अंडर रूट 6 से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अपॉन में 1 प्लस x की पावर 1/4। सही है, बट यहां पर ये इसने सही बोला है, ठीक है भाई। और कोई बताएगा, ठाकरे बताएगा कोई, बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस समझ में आ गई ना? रैशनल नंबर लिखने आ गई सब पे। चलो नेक्स्ट एक कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं। ये समझो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। जब आप कुछ भी इनपुट डालेंगे तो आउटपुट एक जैसा निकलता है, उसे क्या कहते हैं हम, ठीक है ना? तो वैसे हम देखते हैं यहां पर, तो यदि हम फंक्शन की बात करें तो उसने बोला कि यदि आपने कोई फंक्शन f ऑफ x लिया है और ये तुम्हारे पास k है, और k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और उसने बोला हुआ है कि फॉर ऑल k बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मीनिंग ये हो गया कि यदि मान लीजिए आप f ऑफ x में इज इक्वल टू आपने लिया 5, बोलो यदि आप यहाँ x का कोई भी रियल नंबर लेते हैं तो यदि 0 लेते हैं तो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी होगी, 5। यदि आपने 1 लिया तो तुम्हारे पास आंसर कितना होगा, 5। यदि आपने 2 लिया तो आंसर कितना होगा, 5। तो आप -1 लेंगे तो क्या आएगा, 5। -2 लेंगे तो क्या आएगा, 5। -3 लेंगे तो क्या आएगा, 5। -4 लेंगे तो क्या आएगा, -1/2 लेंगे तो क्या आएगा, 5। तुम्हें क्या मिल रहा है, एक ही नंबर मिल रहा है। वो कौन मिल रहा है तुम्हें, कांस्टेंट, मतलब 5 मिल रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ऐसा जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हो, मतलब जो कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं, उनमें यदि इनपुट आप मतलब डिफरेंट आप इनपुट डालेंगे लेकिन आउटपुट कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा, इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन। यदि हम इसके ग्राफ की बात करें तो कैसे बनेगा, तो आप देखो इसका ग्राफ बनाएंगे और सबसे पहले हमने ये एक्स वाई एक कार्टेशियन सिस्टम बना लिया। अब बताओ यदि यहाँ पर हम इसकी बात करें तो 0 पर तुम्हारे पास कितना आ गया, ये मान लीजिए 1 2 3 4 5,
0 पे हमने देखा तो x की वैल्यू 5, 1 पे देखे तो 5। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो पैरेलल टू द x एक्सिस, हमेशा वो कैसा बनेगा, पैरेलल टू द x एक्सिस। हो सकता है कि वो एबव में हो सकता है वो बिलो में हो। यदि मार्क्स के ले लेंगे तो नीचे बन जाएगा, मार्क्स के 2 लेंगे तो नीचे बन जाएगा। तो जो इसका जो ग्राफ बनता है वो पैरेलल टू द x एक्सिस बनता है। नेक्स्ट देखो, कांस्टेंट फंक्शन लिख लिया। थोड़ा सा ये देख लेना, इसमें वहां तो ये दिख नहीं रहा था लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये इसमें यहाँ पर ऐसे लगा होता है, ये याद था। जैसे इस पे खुला है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। नेक्स्ट देखें, कांस्टेंट फंक्शन। इसका यदि बॉक्स से बात करें तो ये देखो तुमने 2 बॉक्स बना दिए ऐसे, ये तुमने 2 बॉक्स बना दिए, 1 2 3 4। यहाँ तुमने ले लिया कोई भी नंबर, 1 गया के पे, 2 गया के पे, 3 गया के पे, 4 गया के पे। अच्छा, इसकी बात करें कि ये 1 to 1 फंक्शन होता है या नहीं होता है? भाई इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जो फंक्शन होता है उसकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। वो चेक करना होता है कि वो 1 to 1 है, ऑन टू है, या फिर ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, या पीरियोडिक फंक्शन है। तो उसके कुछ की प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम देखेंगे। यदि हम फंक्शन की बात करें कांस्टेंट के बारे में, तो जो कांस्टेंट फंक्शन है वो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये 1 to 1 तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि डिफरेंट तुम्हारे पास में क्या है, इनपुट्स हैं, और आउटपुट्स कैसे मिल रहे हैं, सेम। मतलब एक से ज्यादा तुम्हारे पास इनपुट है और आउटपुट तुम्हारा एक मिल रहा है, तो कैसा फंक्शन हो जाएगा ये, नॉट 1 to 1। कैसा हो जाएगा, हाँ, तो ये फंक्शन हो जाएगा नॉट 1 to 1। ये तुम्हारे पास हो जाएगा नॉट 1 to 1 फंक्शन। तो क्योंकि मैंने आपको कल 1 to 1 और ऑन टू दोनों सिखाए। अच्छा, यहां पर हम बात करें कि ये ऑन टू होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए अपने को टेंशन नहीं, अपने को पहले इसकी कोडोमेन और रेंज के बारे में बताना चाहिए। रेंज तो अपने को पता है, तो कोडोमेन के बारे में बताना चाहिए। उसने बोला कि कोडोमेन यदि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर बहुत नंबर आ जाएंगे। समझो ऐसे, इसको ऐसे समझो कि ये चेक करना है अपने को, फंक्शन ऑफ इजिकल टू 5। यहां पर आपने ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो नेचुरल टू नेचुरल दिया हुआ है। जो फंक्शन f है वो तुम्हारे पास फ्रॉम एन टू एन, एन टू एन का मतलब हो गया कि यहाँ पर अपने को नेचुरल नंबर लिखने 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, या भी 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये बात क्लियर है? ये तुम्हारे पास सेट ए है, ये तुम्हारे पास सेट बी है। सेट ए भी नेचुरल नंबर का सेट है और सेट बी के अंदर भी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। उसने बताया हुआ है कि अपने को कि जो फंक्शन है वो तुम्हारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है कि f ऑफ x इक्वल टू 5। ये बात तो क्लियर है कि फंक्शन तुम्हारे पास कैसा हो गया, कांस्टेंट फंक्शन है। बताओ, यदि 1 इसके अंदर डालते हैं तो आंसर तुम्हारे पास कितना आएगा, 2 डालते हैं तो 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी एंड सो ऑन, सभी पे कितना आंसर आ रहा है। अब हम बात करेंगे कि ये फंक्शन तो सबसे पहले कैसा हो गया, ये 1 to 1 तो फंक्शन नहीं है, क्योंकि मैनी टू 1 फंक्शन है। जो मैनी टू 1 फंक्शन होता है, मैनी टू 1 फंक्शन, उसका मीनिंग होता है नॉट 1 to 1। ये मैंने कल आपको बताए थे लास्ट क्लास में। यहाँ पर आप देखेंगे ऑन टू की अब बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू जो फंक्शन होता है उसे ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है जिसके अंदर रेंज होती है और कोडोमेन होती है, वो दोनों तुम्हारे पास कैसी हो जाती हैं, इक्वल हो जाती है। तो तुम्हारे पास कैसा जाता है वो फंक्शन, ऑन टू फंक्शन हो जाता है। कैसा हो जाता है, ऑन टू फंक्शन। अब ये तो ये अपने पास में एक 5 है, ये अपने पास कौन है, 5। यहाँ पर तुम ये तुम्हारे पास जो 5 है, अच्छा कोडोमेन और रेंज के बारे में आपको बताई थी। ये पूरा जो सेट है ये कौन है तुम्हारे पास, डोमेन का सेट है, और ये तुम्हारे पास कौन है, कोडोमेन का सेट है। क्लियर बात, ये तुम्हारे पास हो गया कोडोमेन। अब यहां पर देखो, तो तुम्हारे पास डोमेन भी हो गई, कोडोमेन भी हो गई। तो रेंज क्या होती है, जो इनपुट डालते हैं और जो एग्जैक्ट जो आउटपुट आता है ना, जो एग्जैक्ट आउटपुट है वो तुम्हारे पास क्या होता है, रेंज होता है। तो तुम्हारे पास एग्जैक्ट जो आउटपुट है वो कितना रहा तुम्हारे पास, 5। तो तुम्हारे पास जो रेंज है वो तुम्हारे पास कितनी हो गई,
रेंज हो गई तुम्हारे पास 5। अब बताओ क्या जो 5 है उसकी कार्डिनलिटी तुम्हारे पास कितनी है 1, और तुम्हारे पास में यहाँ पर कितने नेचुरल नंबर, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है इन्फिनिटी। क्या वो दोनों बराबर होंगे? क्या नहीं होंगे। जब रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होती है तो वो कौन सा होता है तुम्हारे पास, कौन सा होता है, नॉट ऑन टू। कौन सा होता है? तो ये जो फंक्शन बनेगा तुम्हारे पास, ये फंक्शन बनेगा नॉट ऑन टू फंक्शन बनेगा। ये लीजिए, ये फंक्शन नॉट ऑन टू है और ये फंक्शन मैनी टू वन, मतलब इसको हम लिखना चाहते हैं तो इसको इनटू भी लिख सकते हैं कि ये फंक्शन इनटू फंक्शन है। यदि कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं ग्राफिकली तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जाती है, वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। वो फंक्शन हमेशा मैनी टू वन होगा, वो फंक्शन हमेशा इनटू फंक्शन होगा। और दूसरे वर्ड्स में भी इसको बात करें अदर वर्ड्स में तो वो फंक्शन हमेशा नॉट वन टू वन होगा, नॉट ऑन टू होगा। ठीक है, बट थोड़ी सी उसके अंदर कोडोमेन होनी चाहिए। यदि कोडोमेन केवल उसके अंदर एक ही नंबर है तो फिर उसके बराबर हो जाएगी, तो फिर वो क्या हो जाएगा। तो इसलिए यदि वो एन टू एन पे यदि हम चेक करेंगे या फिर हम किसी पर भी एन टू एन या दिस मीन्स जेड टू जेड या आई टू आई या एन टू आई या डब्ल्यू टू आई किसी भी चेक करेंगे तो उन सभी पे तो कैसा हो जाएगा, एक तो मैनी टू वन होगा और इन टू होगा। मतलब कहने का कि नॉट वन टू वन और नॉट ऑन टू होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? कौन सा फंक्शन पढ़ा दिया अभी हमने आपको, कांस्टेंट। ग्राफिकली ग्राफ इसका कैसे बनेगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तुम्हारे पास में आएगा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं? आइडेंटिटी का सीधा सा मतलब है कि भैया जो इनपुट डालेंगे वही आउटपुट मिलेगा। तो यहां पर हमने इसकी सिंपल सी बात लिखी है कि आउटपुट इज सेम एज द इनपुट। जो तुम्हारे पास आउटपुट है वो सेम कैसा होगा, एज द इनपुट। आइडेंटिटी फंक्शन, द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, रियल टू रियल पे भी हम चेक करते हैं इसको, इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और इसको अदर वर्ड्स में भी हम बोलना चाहते हैं तो जो आउटपुट है इज सेम एज द इनपुट। सेम एज द इनपुट, सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं होगी। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, इलस्ट्रेशंस लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। आप बताओ यदि यहाँ पर आपने 0 पुट किया तो कितना आ गया 0, 1 पुट करेंगे तो कितना आ गया 1, माइनस के 1 पुट किया कितना आ गया -1, माइनस के 1/2 पुट किया कितना आ गया माइनस के 1/2। इसका मतलब यदि हम इसकी ग्राफ की बात करते हैं तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा इसका कि ये हमने इसका बनाते हैं ग्राफ। तो यहां से जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, y इक्वल टू एक्स या f ऑफ x इक्वल टू एक्स। तो ये इसका जो एंगल ये 45 डिग्री के साथ बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा जो कि बिल्कुल x एक्सिस और y एक्सिस के बिल्कुल बीच से होते हुए जाएगा। अब हम थोड़ी सी बात करें कि ये फंक्शन कैसा होगा, 1 to 1 होगा या मैनी टू 1 होगा। तो एक बात तो क्लियर है कि जो ये फंक्शन होगा वो कैसा होगा, 1 to 1 होगा। कैसा होगा, 1 to 1। अब चेक करते हैं कि कैसे 1 to 1 होता है। अब 1 to 1 के लिए हम कैसे चेक करते हैं, कोई बताएगा? 1 to 1 के लिए कैसे चेक करते हैं? देखिए 1 to 1 की एक ट्रिक है। यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल यदि आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो इसको एट मोस्ट 1 पॉइंट पर यदि इंटरसेक्ट करती है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 to 1। बात क्लियर है ना? तो फंक्शन चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। लेकिन यदि फंक्शन के अंदर भी 1 to 1 चेक करना होता है तो क्या करते हैं हम, एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। क्यों करते हैं इस बात को समझो। देखो ये बताओ, यदि मान लीजिए ये तुम्हारे पास एक फंक्शन है या नहीं, ये बताओ पहले। ये वाला ये फंक्शन है, बिल्कुल है।
क्योंकि एक्स एक्सिस के क्या ड्रॉ करेंगे, एक हम पैरेलल, तो केवल एट मोस्ट एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अब इसको हमने इसके क्या कर दिया, इसको हमने एक्स एक्सिस के क्या कर दिया, पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। तुम्हारे पास ये क्या हो जाएगा, इसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो ये 1 to 1 तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका मीनिंग ये हो गया कि यहां पर तुम्हारे पास जो ये पॉइंट है ये 1 to 1 होगा क्या, देखो या 1 to 1 होगा। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये 1 to 1 नहीं होगा। यहां पर मान लीजिए 5 है, यहां पर कितना है, तो यहां भी कितना आएगा और यहां भी कितना आएगा, तो इस वैल्यू पर भी कितना आ गया ये 5, और यहां से इस वैल्यू पर कितना आ गया ये। इसका मतलब ये दो इनपुट पर आउटपुट कैसा आ रहा है, सेम। यदि दो इनपुट पर एक से ज्यादा इनपुट पर, मतलब कहने का मतलब ये कि डिफरेंट पे डिफरेंट आना चाहिए, और डिफरेंट इनपुट पर जो आउटपुट है वो कैसा मिल रहा है, सेम, तो कैसा हो जाएगा, मैनी टू वन, मतलब 1 to 1 तो नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो फंक्शन जो मैंने बनाया नीचे वाला, ये जो ग्राफ बनाया है, ये कैसा फंक्शन है, ये 1 to 1 तो नहीं है, लेकिन ये कैसा है। आप देखिए इसमें कहीं भी बताओ कि एक डोमेन लीजिए और हर एक डिफरेंट डोमेन पर कैसी वैल्यू आ रही है, डिफरेंट आ रही है। देखिए यहाँ पर हमने एक डोमेन लिया तो तुम्हारे पास ये यहाँ पे आ गया, तो डिफरेंट क्या आ गई, रेंज आ गई ना, मतलब इनपुट हमने डिफरेंट लिए, यहाँ पे लिया तो यहाँ पे आ गया। हर इनपुट डिफरेंट इनपुट पे क्या मिल रहा है तुमको, डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है। अब यहाँ पर इसको समझो, यदि मान लीजिए या कभी आपको प्रूफ करना हो, मतलब यदि सॉल्व करना होता है कि भैया बताओ कि भैया जो 1 to 1 फंक्शन है ना उनको कैसे चेक करते हैं, इसको भी समझ लो। 1 to 1 फंक्शन को कैसे चेक करते हैं कि मैंने आपको लिखवाई थी कल एक कंडीशन मैंने आपको ये लिखवाई थी, कोई बताएगा क्या लिखवाई थी कंडीशन, मैंने लिखवाई थी f of x, मतलब f of x1 is equal to f of x2 there implies x1 is equal to x2। यदि ये इस वाली कंडीशन को मतलब ऐसे चेक करते हैं कि ये फंक्शन 1 to 1 है, तो इसको चेक करेंगे। अब बताओ तुम्हारे पास में एक फंक्शन है f of x is equal to तुम्हारे पास कितना है x। सुनना ध्यान से, इसका मीनिंग क्या है इस बात को थोड़ा समझना है। हमने क्या किया कि यहाँ पर एक बार हमने पुट कर दिया x1, तो तुम्हारे पास कितना आ गया x1। एक बार हमने कितना पुट कर दिया यहाँ पर, तो तुम्हारे पास कितना आ गया। हमने x1 को और x2 को बराबर पुट करेंगे, ये वाला तरीका समझ में आना चाहिए आपकी में। x1 इज इक्वल टू x2, क्लियर बच्चे यहाँ तक। अब x1 x2 को हमने जबरदस्ती कैसे कर दिया, इक्वल कर दिया, करना ही करना होता है। तो बताओ f ऑफ x1 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, x1 कितनी है, और f ऑफ x2 की वैल्यू कितनी है। क्या ये दोनों बराबर आ गए क्या, यदि बराबर आ गए तो तुम्हारे पास ये क्या हो जाएगा 1 to 1, क्या हो जाएगा 1 to 1। और एक और करवाता हूँ, एक इसको लिख लो यहाँ तक, थोड़ा स्पीड से लिखें भैया, आप बैठे नहीं, साथ साथ समझते समझते आप लिखते चलेंगे। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, और केवल वीडियो के उसमें मत रहना कि घर जाके वीडियो देख लेंगे, कभी नहीं देखते, कोई नहीं देखता। सेट है, जितना अच्छा क्लास से समझ में आता है उतना वीडियो से नहीं आता है, क्योंकि जब तुम मेरे सामने बैठे हो, जब समझ में नहीं आएगा तो वहां से कैसे आ जाएगा। सही बात है ना। क्या हो गया भाई, लो भाई एक और करते हैं। मान लीजिए यहां पर ये x प्लस के 5 होता, तो बोलो यहां पर, यदि यहां पर ये x प्लस के 5 होता तो इसी को करते हैं आगे। यदि x प्लस के 5 होता तो तुम्हारे पास ये कितना हो जाता, यहां पर कितना हो जाता, तुम्हारे पास यहाँ पे कितना हो जाता, और तुम्हारे पास यहाँ पे कितना हो जाता। फाइनल आंसर तुम्हारे पास कितना आ गया, समझ में आ गया, क्योंकि वो कैंसिल हो गए। ये क्वेश्चन नंबर, इसका दूसरा एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चलें। मॉडुलस फंक्शन, इसको बोलते हैं हम पीस वाइज डिफाइन द फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन ये बहुत परेशान करता है आप लोगों को, पहले भी किया होगा है ना।
11 में बनाया था ये मैंने आपको, तो आज ही नहीं करेगा आपको किसान। तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं? जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो इस तरीके से होता है, जैसे फंक्शन f ऑफ x जो है इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ऐसे। इसके अंदर आप कोई भी इनपुट डालते हैं, प्लस का हो या माइनस का हो, इसका हमेशा जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? प्लस का मिलेगा। एक खास बात तो इसके अंदर ये है कि ये हमेशा कैसा मिलता है? प्लस का मिलता है। दूसरी बात आप समझेंगे, यदि हम इसको यदि और ओपन करें तो फिर इसको हम थोड़ा ऐसे ओपन करते हैं कि जो x की जो वैल्यू है यदि वो लेस देन 0 है तो तुम्हारा आंसर आता है कैसा? माइनस का, मतलब माइनस के x आएगा। और यदि इसकी वैल्यू x से बड़ी है या इक्वल टू 0 है तो x आएगा। इसको आप ऐसे समझेंगे, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये इसकी हो गई डेफिनेशन। तो इसको इस तरीके से हम करते हैं, आप इसको ऐसे समझो, बोर्ड पे ध्यान देना है। ये तुम्हारे पास फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस के x है, ये अपने पास फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x है। ये दो फंक्शन है अलग अलग। कैसे फंक्शन है? अलग अलग फंक्शन। तुम ये बताओ, यदि हम यहां पर, मेरी बात सुनना ध्यान से, पहले वाले फंक्शन में यदि हम रियल नंबर लेते हैं, क्या लेते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर जानते हैं आप? एक नंबर लाइन पे जो नंबर होते हैं, तुम्हारे पास एक कहां से कहां तक है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ये तो समझना ध्यान से, और मॉडुलस और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पर आपने क्या किया, f ऑफ x के अंदर आपने यहां से कोई भी रियल नंबर उठाया और यहां पुट किया, तो आंसर जो तुम्हें मिलेगा उसका साइन चेंज होकर मिलेगा। सही बात है क्या? यदि आपने यहां पर 2 लिया तो आंसर में तुम्हें क्या मिलेगा? और -2 लिया तो आंसर में क्या मिलेगा? बस इतना ही तो डिफरेंस है। लेकिन जितने रियल नंबर ले रहे हैं तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? रियल नंबर ही तो आएगा। बोलो भैया, यदि मैं यहां से कोई नंबर लेता हूं तो रियल नंबर लेता हूं तो आंसर क्या आएगा? एजिटेड ही आएगा, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। और यहां पर क्या आएगा? एजिटेड हो जाएगा। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? रियल नंबर ले रहा हूं। जब मैं दोनों में रियल नंबर ले रहा हूं, और तुम ये देखो कि सुनना ध्यान से, यहां पर दोनों में रियल नंबर ले रहा हूं और अपने पास में जो आ रहा है आंसर वो भी क्या आ रहा है? रियल नंबर में आ रहा है। हाँ या ना? सही बात है ना? ये तो अब मैं इन दोनों बातों को लिख दूं एक साथ, तो मैंने उसको किसमें लिख दिया? मोड में। तो मैंने उसको मोड में ये बता दिया कि जब मैंने इसको अलग से मोड को हटाया ना तो वो ये बन के आता है। बात समझ में आई नहीं आई? जब इस मोड को मैं क्या कर रहा हूं? रिमूव कर रहा हूं ना, तो वो ये बन के आता है। मतलब इस बात को मोड में लिख दिया, और मोड को हटाऊंगा तो उसको इसमें लिखूंगा। लेकिन मोड को जब मैं हटाता हूं तो कंडीशन लिख देता हूं। कंडीशन क्या होती है? यदि यार x की वैल्यू यदि आप कोई भी लेंगे 0 से छोटी तो आंसर कैसा आता है? माइनस का। अब बात समझ में आ गई? और x की वैल्यू मैं कैसे लेता हूं? 0 से बड़ी, तो आंसर कैसा आता है? वैसा प्लस का आंसर आता है। तो इसका मतलब जो मोड है ना, जो मोड है वो कुछ इस तरीके से है कि भैया इसका आंसर हमेशा कैसा आता है? प्लस का। मतलब जो इसकी रेंज है वो ऑलवेज कैसी होगी? प्लस की। लेकिन इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन तो उसने जो दे रखी है रियल नंबर। लेकिन यदि हम इसको अलग अलग करके देखें कि मोड को हटा के देखेंगे ना जब इसको कभी हम, तो वो ये बताएगा ये मोड को हटा के देखेंगे ना, और आपने जो डोमेन है ना वो लेस देन 0 लिए ना, मतलब नेगेटिव के नंबर लिए, तो आंसर कैसा आएगा? और प्लस के लिए तो पॉजिटिव। हो गया पॉइंट क्लियर? लिख लिया होगा सबने? और देखिए, तो यहां पर एक ये देखेंगे कि मोड में अपने पास लिखा हुआ है +5, तो आंसर कितना हो जाएगा?
ये तुम्हारे पास कितना लिखा हुआ है, -5। आंसर तुम्हारे पास कितना हो गया, आंसर हमेशा कैसा रहा है, प्लस का। एक बात तो क्लियर हो गई, इसका आंसर हमेशा कैसा आएगा, प्लस का आएगा, माइनस का तो नहीं आएगा। माइनस का आएगा क्या इसका आंसर, नहीं आएगा। अब तुम्हें पूछे कि बताओ कि यार मोड की ऐसी वैल्यू बताओ जो तुम्हारे पास में -1 हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स, मतलब डोमेन पूछ रहा है, एक्स हम क्या लें कि जो आंसर में कितना आ जाए, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बात तो क्लियर ये हो गई, समझ में आ गया बात, कि अब यदि मैं आपसे पूछूं कि यार एक्स की वैल्यू बताओ जिसका आंसर +1 हो जाए, तो डोमेन क्या होगी, तो डोमेन तुम्हारे पास क्या होगी, प्लस माइनस के, एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू -1। बात क्लियर है। अच्छा मैं यदि आपसे पूछूं तो 10 कितना हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू -10 और एक्स इक्वल टू +10, ये तो ठीक है। अब ये बताओ आप कि जब हमने नेगेटिव की बात खत्म, अब इसके आगे ना इसकी आती है प्रॉपर्टीज, और जो प्रॉपर्टीज है ना उसके अंदर हम देखते हैं मॉड्यूल, जो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, इसको थोड़ा समझेंगे। इसको आप ऐसा समझेंगे, यदि हम इनइक्वालिटी में जाते हैं तो इनइक्वालिटी में आप ये बताओ कि मॉड ऑफ एक्स है, इसकी वो वैल्यू बताओ जो 1 से कम हो। अब सुनना, फाइंड द डोमेन, क्या पूछ रहा है वो आपसे, जब x की जो वैल्यू होती है ना उसको अंदर डोमेन ही पूछ रहा है वो आपसे, फाइंड द डोमेन या फाइंड द वैल्यू ऑफ द x, एक ही बात है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये अब कैसे पूछ रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताएगा वो बच्चा, ये मैंने 11th क्लास में आपको पढ़ाए थे, याद है आप लोगों को, लास्ट में बोर्ड पे ध्यान दो। ये अपने को कैसे पूछ रहा है ये बताओ, हम इसको ऐसे करते हैं, यदि हम एक लाइन लेते हैं और यहां पर अपने पास में 1 है, यहां पर 0 है, यहां पर तुम्हारे पास -1 है, सुनना ध्यान से, 1 से लेस देन पूछ रहा है, तो एक बात तो ये होगा कि यहां पर तुम्हारे पास 1 है, तो 1 से छोटी वैल्यू आपको लेनी होगी, यस या नो, यस। चलो हम इससे, और 1 अपने को लेना नहीं है तो इसलिए हमने इस पे क्या कर लिया, ओपन सर्कल कर लिया, क्या कर लिया, ओपन सर्कल। तो हम इससे बैक में पहुंचे, तो हम यहां से पहुंचे और कहां तक पहुंच गए हम, 0 तक। इस बात को हम ये बोल सकते हैं कि 0 से लेकर के 1 के बीच की जितनी संख्या पुट करेंगे तो लेस देन कैसी होती है भाई, इधर सारे सब छोटी होंगी ना, जितना राइट में जाएंगे, अच्छा राइट ये 1 है, अब तुम लेफ्ट में जाएंगे तो सारे नंबर कैसे है, इससे छोटे नंबर, बोलो। अब ये तो यदि मान लीजिए हम अब माइनस में जाके देखते हैं, यदि माइनस के हमने यहाँ पर 1/2 ले लिया, तो -1/2 को यदि हम पुट करेंगे मॉड में, तो क्या वो लेस देन 1 नहीं होता क्या, क्योंकि इसका आंसर तो कितना हो जाएगा, और 1/2 किससे छोटा होता है, फिर और गए 1 ऊपर और गए, और कहां तक पहुंच गए हम, -1 से जस्ट पास में, मतलब उससे पहले। तो यदि 1 -1 लेते हैं तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट 1 हो जाएगा। तो मैं इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पर, -1 और 1 के बीच वाले नंबर लेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जो x की जो वैल्यू होगी, सुनना ध्यान से, ये तुम्हारे पास कौन है, मॉड ऑफ x, हमें वैल्यू किसकी पूछ रहा है वो, तो x की जो वैल्यू होगी ना वो किससे बड़ी होगी और किससे छोटी होगी, सुनना ध्यान से, x और मॉड ऑफ x में अंतर है। मॉड ऑफ x जो है वो तुम्हारे पास y का काम कर रहा है, मतलब आउटपुट का काम कर रहा है, और x कौन है तुम्हारे पास, इनपुट है। तो वो आपको क्या पूछ रहा है, इनपुट पूछ रहा है, मतलब डोमेन पूछ रहा है, कहीं तुम मॉड ऑफ x की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि मॉड ऑफ x की वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं होती, छाप लो।
हो गया। इसको थोड़ा उल्टा करके देखो आपकी बात। यदि मॉड ऑफ, अच्छा इसकी फाइनल प्रॉपर्टी लिखते हैं, यदि ये मॉड ऑफ एक्स में ये के आ जाए तो इसका मतलब जो एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, के से माइनस के से कैसी होगी, बड़ी होगी, और के से कैसी होगी। अब यदि ये मॉड ऑफ जो एक्स है ये लेस देन इक्वल टू के आ जाए तो एक्स की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, ये तो समझते होंगे आप, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल तो बताए होंगे मैंने, तो क्लोज में क्लोज हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास प्रॉपर्टी होगी। तो नेक्स्ट अब बताओ, यदि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 हो तो क्या करें। 1 से बड़ा पूछ रहा है, देखिए 1 से बड़ा पूछ रहा है तो एक बात तो क्लियर है कि 1 से पूरे बड़े नंबर होंगे ना। तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एक तो x की वैल्यू आएगी 1 से लेकर के कहां तक आएगी, तो 1 तो लेना नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल है, एग्जैक्ट ग्रेटर देन है। तो एक तो यदि कोई भी बड़ा नंबर लेंगे आप 1 से, कोई भी बड़ा नंबर लेंगे तो उस पर काम करेगा। इधर देखते हैं प्रैक्टिकली, तो 0 और 1 के बीच में तो काम करेगा नहीं, 0 और -1 के बीच में काम करेगा क्या, करेगा नहीं करेगा, क्योंकि 1/2 लिखते तो प्लस 1/2 तो 1 से छोटा है। अगर यहाँ पर कोई नंबर मान लीजिए -2 है तो उसको लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यदि मॉड में -2 को लेते तो कितना हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास किससे बड़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारे जो पास में जो काम कर रहा है ना वो -1 से लेकर के कहां तक काम कर रहा है, बोलो उल्टा लिखेंगे ना इसको, ऐसे इधर से आते हैं ना लेफ्ट टू राइट, -∞ से लेकर के -2 के बीच में जितने नंबर, सॉरी -1 के बीच में जितने नंबर हैं वो तुम्हारे पास सब क्या होंगे, क्या होंगे, इसका डोमेन होगा। तो -∞ से लेकर के 1 के बीच, -1 के बीच में, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इस बात को ध्यान से सुनना है कि यहाँ पर लिखते हैं x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन में 1 से लेकर के इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में। एक तरीका तो ये हो गया, ये बिलोंग्स कर रहा है, सेट मैंने आपको सिखाए हैं। अब दूसरी बात, इसको आप लिख सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी, x की जो वैल्यू है कितनी होगी, -1 से छोटी होगी। यदि x की वैल्यू यदि आप -1 से छोटी लेंगे और x की वैल्यू यदि आप 1 से बड़ी लेते हैं तो हमेशा तुम्हारे पास में जो आंसर आएगा ये आंसर है, मतलब ये y की वैल्यू है, मतलब ये क्या है, फंक्शन f ऑफ x या y, ये मॉड में जो लगा हुआ है ना ये तुम्हारे पास किसका काम कर रहा है, ये रेंज का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, रेंज का। जो x है वो किसका काम कर रहा है, देखो x तुम्हारे पास किसका काम कर रहा है, डोमेन का, और मॉड ऑफ x का काम कर रहा है रेंज का, क्योंकि x पुट करने पर आंसर चेंज हो गया पॉइंट क्लियर। तो तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी हो गई, इसको अब आप इसको लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो इसको, यदि मॉड ऑफ x है, यदि मॉड ऑफ x है और इसकी जो वैल्यू है k से बड़ी लिखनी है तो आप लिखेंगे x की वैल्यू ग्रेटर देन k एंड x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन -k, या फिर इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ -k ओपन इंटरवल में यूनियन में k, ∞ ओपन इंटरवल। इसको आप ऐसे लिखेंगे।
इसकी ये भी एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे पास में आ जाएगी इक्वल टू वाली। कौन सी आ जाएगी? यदि ये इक्वल टू है तो यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू, और इसके स्थान पर कौन आ जाएगा? क्लोज इंटरवल। इनफिनिटी पे ऑलवेज कैसा आता है? ओपन इंटरवल। लिख लिया? वाक्य की जो कुछ प्रॉपर्टी है उनको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। लिख लिया सबने? और नेक्स्ट क्लास में क्या काम होगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो रह गई वो करवाएंगे। सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसे हम फ्लोट फंक्शन बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ लीस्ट इंटीजर फंक्शन, और तुम्हारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। फिर ये इसमें अपने को काम चल रहा है आगे, इसको बंद कर दीजिए। क्या नाम है?